हेलो, वेलकम टू इजी वे स्टडी गाइज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपने बात कर रहे थे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें जीरोथ लॉ, शून्य का नियम और प्रथम लॉ, फर्स्ट लॉ अपना कंप्लीट हो गया। अपना बचा क्या, सेकंड लॉ अपना बचा है और साथ में थर्ड लॉ, द्वितीय व तृतीय नियम बचा है। थर्ड लॉ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। थर्ड लॉ कभी भी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, परंतु फिर भी अपने रिस्क फैक्टर नहीं लेके चलेंगे, आपको ये थर्ड लॉ भी करवा दिया जाएगा। आज अपने बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड, हिंदी वाले लिख लेना, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के बारे में अपने डिस्कस करेंगे अभी मतलब आज की क्लास में। तृतीय नियम भी अपने पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। साइकिल वगैरह है वो आगे चल के अपने बात कर लेंगे कि कैसे किस प्रकार से साइकिल पूछे जाते हैं। देखिए, दो तीन बातें हैं जो डायरेक्ट अपने को पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद में अपने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लोसिस स्टेटमेंट, क्लोसिस लॉ जो है उस पर बात करेंगे। हीट इंजन के बारे, रेफ्रिजरेशन, हीट पंप के बारे में अपने डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहले एक बात याद रखना कि यह क्या मतलब, यह नियम या यह लॉ, यह नियम डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को बताता है। हीट फ्लो को बताता है। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार मतलब डेफिनेशन है यार, कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, उसी चीज को अपने को पढ़ना है। क्या यह नियम किसके बारे में बताता है? ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है। हिंदी वाले लिख सकते हैं यह नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। ठीक है, इतनी बात होगी। बी, आप क्या कह सकते हो, यह नियम हीट और वर्क के कन्वर्सेशन को बताता बताता है। क्या क्या कह रहे हैं, रिपीट करो, आप सभी रिपीट किया कीजिए। क्या यह नियम जो है वो क्या करता है? हीट और वर्क मतलब ऊष्मा और कार्य के कन्वर्जेशन, मतलब हिंदी में आसान भाषा में आदान प्रदान का आप कह सकते हो, को बताता है। मतलब हीट और कार्य के आदान प्रदान को बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात अब मैं करने जा रहा हूं, पेन ही चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए। क्या यह नियम एंट्रोपी को बताता है? किसको? एंट्रोपी को बताता है। इतनी बात समझ गए होगे आसानी से, कुछ मैंने लंबी चौड़ी बातें नहीं की हैं। क्या सबसे पहली बात अपनों ने क्या की है, यह नियम डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को बताता है, मतलब ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। यह नियम ऊष्मा और कार्य के आदान प्रदान को बताता है, तथा सबसे इंपॉर्टेंट यह एंट्रोपी के बारे में बताता है। क्या? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब अपने बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी, हिंदी में भी एंट्रोपी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी है याद कर लो, कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आपको दो प्रॉपर्टीज करवाई थी, हिंदी में भूल चुका हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और कौन कौन सी होती हैं वो भी साथ के साथ यार रिपीट करते हुए चलते हैं। रिपीटेशन इज ए की फैक्टर है अपने लिए, कि आपको अगर पास होना है तो आपको रिपीटेशन करते हुए जाना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में और कौन सी आती है? एक एनर्जी आती है, एक एंथैल्पी आती है, तथा वॉल्यूम आता है। एक अलग से जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वॉल्यूम होता है। चलो ये बातें तो हो गई हैं, इस चीज को आप अपने नोट डाउन करने की कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब अपने बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। देखिए, मैं सीधी सी बात बताऊं, एग्जामिनर आपसे एंट्रोपी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। क्या? एग्जामिनर आपसे एंट्रोपी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि एंट्रोपी की कोई भी परिभाषा निश्चित नहीं है।
हर एक बुक में अलग अलग इसकी परिभाषा दी गई है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती, पर फिर भी मेरे पास बुक है, मैं अभी उसको खोल के आपको समझा दूंगा। लिखना मत, सिर्फ समझना, जो लिखने वाली बात होगी मैं वहां यहाँ पे लिख दूंगा। यहां मैंने लिख के रखा था, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो हिंदी वाले घबराना मत, मैं आपको साथ के साथ समझाता हुआ चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या, एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ हीट। मतलब एंट्रोपी क्या है, फलक है किसका, हीट की क्वांटिटी का, विच शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्सन ऑफ द हीट इनटू वर्क। जो क्या दर्शाता है, ऊष्मा का कार्य के अंदर आदान प्रदान होने को दिखाता है। कौन, एंट्रोपी। इतनी बात याद रखोगे, ये होती है एंट्रोपी। आसान भाषा में इससे आसान आपको नहीं समझा सकता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस चीज में आप जब आपको डेफिनेशन आ भी जाती है तो उसकी कोई डेफिनेशन निश्चित नहीं है एंट्रोपी की, इसलिए एग्जामिनर कभी भी डेफिनेशन पूछते नहीं है। फिर पढ़ते हैं, एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। क्या है एंट्रोपी, फलक है हीट की क्वांटिटी का, जो दर्शाता है कन्वर्सन, आदान प्रदान किसका, हीट और कार्य क्या आदान प्रदान दर्शाता है। आगे भी पढ़ लेते हैं अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द इंक्रीज इन द एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब एंट्रोपी कब बढ़ेगी, जब जब इज स्मॉल व्हेन हीट इज एडेड टू हाई टेम्परेचर एंड इज ग्रेटर। अच्छा, एंट्रोपी इंक्रीज कब होगी, जब अपने इज स्मॉल, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। द इंक्रीज इन द एंट्रोपी इज स्मॉल व्हेन हीट इज एडेड एट हाई टेम्परेचर एंड इज ग्रेटर व्हेन हीट इज एडेड एट द लोअर टेम्परेचर। हाँ, एंट्रोपी कब बढ़ेगी, मतलब एंट्रोपी कब कम हो, कब कम, नहीं नहीं, कम कब होगी, सॉरी सॉरी यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ, कोई बात नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मेरे मतलब वो क्या ना, वो इंक्रीज लिख रखा था उसने, मेरे को लगा डिक्रीज वाला भी होगा, तो वो डिक्रीज इसमें नहीं है। समझाता हूँ मैं आपको, मैंने ज़्यादा वो कर दिया। हाँ, हाँ, एंट्रोपी का बढ़ना चढ़ना मैं समझा देता हूँ आपको। एंट्रोपी कम कब बढ़ेगी, कम कब बढ़ेगी, शब्दों पे ध्यान रखना। एंट्रोपी कब कम बढ़ेगी, जब उसमें हीट होगी वो हाई टेम्परेचर पर ऐड की जाएगी। और ज़्यादा कब बढ़ेगी एंट्रोपी, जब उसमें हीट कम टेम्परेचर पर ऐड की जाएगी। अब आप समझ गए होंगे। ज़्यादा एंट्रोपी कब बढ़ेगी, जब कम एंट्रोपी कब बढ़ेगी, जब उसमें हीट हाई टेम्परेचर पर ऐड की जाएगी। और ज़्यादा एंट्रोपी कब बढ़ेगी, जब उसमें हीट कम टेम्परेचर पर ऐड की जाएगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, पर अब आप समझ गए होंगे। Thus, for maximum entropy, there is minimum availability of conversion into work। मतलब मैक्सिमम एंट्रोपी के लिए जो वर्क का आदान प्रदान होगा वो कम होगा, और मिनिमम एंट्रोपी के लिए, न्यूनतम एंट्रोपी के लिए वर्क का आदान प्रदान सबसे ज्यादा होगा। ये बातें ये कह रहा है, घुसना मत इन बातों में, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये बातें आपसे बहुत रेयर पूछी जाती हैं। सिर्फ एंट्रोपी अगर आपको करनी है ना, सिर्फ एमसीक्यूज देखना एंट्रोपी के किस लेवल के आते हैं, एमसीक्यूज के अलावा कुछ मत देखना। अब मैं बात करता हूं आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है। देखो, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी का फंक्शन है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। फंक्शन को आप ऐसे ही लिखते हो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट भी कह सकते हो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है। सबसे पहली कंडीशन, दो तीन कंडीशनें लिखूंगा, उससे आप सारा कुछ समझ जाओगे, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। 2013 का पेपर भी किया था, उसमें भी यही कंडीशन थी। देखो, यदि जब ये जीरो के बराबर होगा, तब वो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे बुक कॉपी क्या है, रिवर्सिबल को कहते हैं उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय या प्रतिवर्तीय प्रक्रम, ठीक है। उत्क्रमणीय, प्रतिवर्तीय प्रक्रम कहते हैं जब क्या, डी क्यू अपॉन डी टी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा।
सेकंड कंडीशन अपने सभी याद रखेंगे, जब डी क्यू अपॉन टी लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, तब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यही एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ पढ़ने के लिए आप जितना मर्जी कुछ पढ़ सकते हो, इस चीज का कोई अंत नहीं है, एंट्रोपी का कोई भी अंत नहीं है, आप कितना मर्जी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने जो करने वाली चीज है मैं उतना ही करवाता हूँ जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं फालतू की बात वैसे भी मेरे को पसंद नहीं है। या अप्रतिवर्ती है, ठीक है, अनुकर्मणीय है, वह प्रतिवर्ती है, प्रक्रम होगा, ठीक है। कब? जब फंक्शन ऑफ डी क्यू और टी लेस देन जीरो होगा। दो बातें हैं, 2013 के पेपर में भी आपके आई थी, मैंने भी यही लिख रखा था और मैंने भी आपको यही समझाना था जो पूछा गया था। अब उससे आगे बात करता हूं, जब डी क्यू अपॉन में टी ग्रेटर देन जीरो होगा, यह इम्पॉसिबल है, याद रखना, ये कभी भी नहीं हो सकता, यह कभी भी नहीं हो सकता, यह चीज इम्पॉसिबल है। इतनी बात याद रखते हुए चलोगे। यहां अपनों ने एंट्रोपी की बात खत्म कर दी, डेफिनेशन आपको बता दी, लिख लेना, इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, समझा दिया आपको। जो एमसीक्यू जहां से बनते हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। पीछे जाओगे, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी। सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ लेता है कि ऊष्मागति का द्वितीय नियम किसके बारे में बताता है, तो एंट्रोपी के बारे में बताता है। प्रथम नियम किस पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली थ्योरम किस पे काम करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। चलिए, एक स्टेटमेंट है, कथन है, किसका? केल्विन प्लैंक का। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, हिंदी वाले लिख सकते हैं केल्विन प्लैंक का कथन। केल्विन प्लैंक एक सीधी सीधी सी बात कहता है, वो बात घुमाता नहीं है, ठीक है। वो कहता है पीपीएम, पीएमएम भी लिख सकते हो आप, ठीक है। पीपीएम फर्स्ट या पीएमएम द्वितीय, ठीक है। पीपीएम द्वितीय का बनना इम्पॉसिबल है। अभी मैं बताता हूं आपको, रुक जाओ, घबराना मत, इम्पॉसिबल है। क्या कह रहा है वो? पीपीएम द्वितीय जो मशीन है उसका बनना इम्पॉसिबल है। अब अपने बात करते हैं कि पीपीएम द्वितीय मशीन होती क्या है। पीपीएम, मैं पीपीएम ही लेके चलता हूं, आप पीएमएम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये होती क्या है अपने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आसान भाषा में आपको बताऊं, वह मशीन वह मशीन जो जो प्रदान की गई हीट हीट या उष्मा को पूर्णतः कार्य या वर्क में बदल दे। कैसी मशीन? वह मशीन जो प्रदान की गई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदल दे, उसको क्या कहते हैं? पीपीएम। सेकंड मशीन, ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, याद रखना। और मैं बात बताता हूं आपको, मतलब डायग्राम से समझा देता हूं, डायग्राम छोटा तो नहीं रहेगा, आई होप नहीं रहेगा। चलिए मैं आगे समझाता हूं यार, डायग्राम में आपको कोई वो नहीं है। देखो, ये कोई एक इंजन है, क्या है? इंजन है, ठीक है। ये क्या है? सोर्स है, स्रोत है, और ये क्या है? सिंक है, ठीक है। हाँ, इसको हिंदी में भी सिंक ही कहते हैं। याद रखोगे, इसका तापमान हाई है, मतलब उच्च है इसका तापमान, और इसका तापमान क्या रहता है? लो रहता है। मतलब ये लो टेम्परेचर पे है, वो हाई टेम्परेचर पे होता है। अब पीपीएम सेकंड मशीन क्या कहती है? जो या क्यूएच मतलब ऊष्मा जो उच्च माध्यम से आ रही है, मतलब हाई टेम्परेचर वाली ऊष्मा जो आ रही है वो।
क्यू एल क्या होगा, क्यू एल उसे कहते हैं जो लो टेम्परेचर वाली उष्मा होती है, और यहां से अपने को इंजन के द्वारा कुछ वर्क डब्ल्यू मतलब कार्य प्राप्त हो रहा है। पीपीएम सेकंड मशीन क्या कहती है, जो ये क्यू एल होगा ये जीरो होगा, और जो ये डब्ल्यू होगा वो क्यू एच के बराबर होगा। ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। याद रखोगे, ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो पूर्णतः जो हीट दी गई है उसमें से कोई भी हीट मतलब रिलीज ना करे और पूरे के पूरे हीट को कार्य में कन्वर्ट कर दे। वही मैंने बातें की है, कोई मैंने उलझाया नहीं आपको इन बातों में। क्या क्यू एच क्या है, हीट अपनों ने जो प्रदान की और उसको पूर्णतः कार्य में बदल दी, उसको अपने क्या कहते हैं, पीपीएम सेकंड मशीन कहते हैं। और इसे बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकती, याद रखोगे इस बात को। अब मैं बात करता हूं वास्तविकता में क्या होता है, वास्तव में इंजन के अंदर कैसे अपने एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे उसके अंदर क्या कुछ होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हीट इंजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखोगे, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया सोर्स जहां पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है। और ये मैंने एक इंजन और यहाँ पे मैंने बना दिया सिंक। हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सोर्स को स्रोत कहते हैं, सिंक को सिंक ही कहते हैं। सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है, उच्च होता है, और सिंक का तापमान लो होता है, इस बात को याद रखोगे। मैं क्या करता हूं, मैंने इंजन को कुछ ऊष्मा प्रदान की, माना मैंने क्यूएच ऊष्मा प्रदान कर दी। क्यूएच ऊष्मा प्रदान करने के बाद इंजन ने मुझे डब्ल्यू कार्य प्रदान कर दिया, डब्ल्यू कार्य उसने मुझे दे दिया, और कुछ ऊष्मा रिलीज भी हो गई, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सारी ऊष्मा अपने वास्तव में यूज कर लेंगे, अगर वास्तव में कर लेंगे तो वो पीपीएम सेकंड मशीन बन जाएगी, और उसे बनाना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए क्यू एल कुछ ऊष्मा रिलीज कर दी गई। अब देखो, जहां अपने को कार्य प्राप्त होता है, जिस भी मशीन से अपने को कार्य प्राप्त होता है, वहां से अपने एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है, दक्षता निकालते हैं। और जिस मशीन को अपने कार्य प्रदान करते हैं, जिसको कार्य देते हैं, वहां से अपने सीओपी निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। हिंदी में मुझे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का नहीं पता। अपने मुद्दे वाली बात पे आते हैं। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। क्या होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ये होती है एफिशिएंसी। इस बात के लिए आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप मतलब गौर में ध्यान में रखेंगे। अब देखिए मेरी बात, अब अपने को आउटपुट क्या निकल रहा है, आउटपुट अपने को क्या मिल रहा है, अपनों ने हीट दी और कार्य अपने को प्राप्त हुआ है। आउटपुट क्या निकल रहा है अपने पास, आउटपुट अपने कह देंगे डब्ल्यू डी, वर्क डन किया गया, कार्य प्राप्त हो रहा है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे किसी जगह पे Q1 Q2 भी लिखा मिल सकता है, एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है, QH QL भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। S1 S2 कुछ भी दे सकता है, वो T1 के तौर पे भी दे रखा है, अपने QH ले रहे हैं वहां पे TH TL भी हो सकता है। इनपुट, अब अपने बात करें इनपुट, अपनों ने इसको क्या प्रदान किया, आप कहोगे सर इनपुट अपनों ने QH प्रदान किया था जी। अपनों ने QH इसको इनपुट दिया और आउटपुट में अपने को कार्य मिल गया, और कुछ एनर्जी मतलब रिलीज होगी उस इंजन में से, वो QL होगी। इस बात को आप समझ सकोगे, ठीक है, इस बात के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एफिशिएंसी अपने, एक बात यहाँ इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखिए मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, वो ध्यान में रखना, वो गौर से देखना, मैं साइड में लिखूंगा। क्या मैं QH इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस QL लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, वो चीज आप अपने देखते हैं। देखो क्यूएच अपनों ने ऊष्मा प्रदान की, हीट प्रोवाइड की, उस क्यूएच को क्या हुआ, एक रूप तो वो डब्ल्यू में चला गया, मतलब उसका कुछ हिस्सा उस ऊष्मा का वो कार्य में परिवर्तित हो गया, कुछ हिस्सा मतलब वातावरण में या सिंक में रिलीज हो गया, निसारण हो गया, कुछ रिलीज को ऐसे ही कहते हैं। तो ये दोनों मिला देंगे कि तो अपने पास QH आ जाएगा। क्या मैं ये कर सकता हूँ, आपको सर कर सकते हो, तो मैं W की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको उधर ले जाऊंगा, W इज इक्वल टू QH माइनस QL। मैं लिख सकता हूँ, आपको सर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ अभी QH माइनस QL बटा में QH, ये होती है आपकी एफिशिएंसी, जो एग्जामिनर सीधा आपसे एग्जाम में पूछता है, याद रख लेना, भूलना मत, भूल गए तो रगड़े जाओगे। इसके अलावा और क्या लिख सकता हूं, मैंने QH को कॉमन लेके बाहर से काट देता हूं, तो मेरे पास अंदर बचेगा QL बटा में QL।
ये भी याद रख लेना, ठीक है, ये भी याद रख लेना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने कंफ्यूज नहीं किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब कुछ रिपीट कर देता हूँ। मुझे रिपीटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको समझ आना चाहिए। देखो क्या है, मैंने क्यू एच मतलब क्यू एच हीट प्रोवाइड की गई, ऊष्मा प्रोवाइड की गई इंजन को। इंजन ने क्या किया, उस ऊष्मा को लेकर कुछ तो कार्य में परिवर्तित कर दिया, उससे कुछ तो कार्य प्राप्त कर दिया, और जो ऊष्मा बची उसको रिलीज कर दिया क्यू एल के रूप में। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतनी बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एफिशिएंसी क्या मैंने बताई, एफिशिएंसी दक्षता होती है आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है, आउटपुट इनपुट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मुझे मिल रहा है कार्य, ठीक है, मैं इंजन से क्या प्राप्त कर पा रहा हूँ, कार्य, और मैंने इनपुट क्या दिया, क्यू एच, मतलब उसको ऊष्मा प्रदान की, सोर्स से स्रोत से मैंने क्यू एच ऊष्मा उसको प्रदान की, किसको, इंजन को, मशीन को। क्या मैं क्यू एच को, इधर देखोगे आप साइड में, क्या मैं क्यू एच को डब्ल्यू प्लस क्यू एल लिख दूंगा, आप कहोगे सर लिख सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ उसका रूप कार्य में और कुछ क्यू एल के रूप में मतलब परिवर्तित हो गया, ठीक है, तो अगर उन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास क्यू एच प्राप्त हो जाएगा। तो उसी से मैं डब्ल्यू मतलब वर्क डन निकाल लूंगा, डब्ल्यू क्या होगा, क्यू एच माइनस क्यू एल हो जाएगा अपने लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इतनी बात आप समझ जाओगे। डब्ल्यू डी वर्क डन किया गया कार्य है, मैं यहां लिख देता हूं कार्य है, ठीक है, कार्य को अपने क्या लिख सकता हूं, क्यू एच माइनस में क्यू एल लिख सकता हूं, वही मैंने यहां लिखा है नीचे में क्यू एच, और कुछ नहीं, अगले स्टेप में मैंने क्या किया, पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, क्यू एच को बार कॉमन लेके काट दिया, और यहां बचा वन माइनस क्यू एल अपॉन में क्यू एच। इतनी बात आप आसानी से समझ जाओगे, मैं बड़े ही आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो बार देख लेना, तीन बार देख लेना, समझ जाओगे, पहली बात आपको भी समझ आ गया होगा। ये था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक का कथन। दूसरा मैं बात करता हूं क्लोसिस क्लोसिस लॉ स्टेटमेंट स्टेटमेंट देखो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेना, क्लोसिस के नियम का कथन या क्लोसिस नियम का कथन, जो भी आप कहना चाहो। डेफिनेशन लिखो, सबसे पहले मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलने देते हैं। इस कथन के अनुसार अनुसार ऐसी किसी भी डिवाइस का बनाया जाना, इस कथन के अनुसार ऐसे किसी भी डिवाइस का बनाया जाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल सभी में आता है, याद रखना, इम्पॉसिबल है जो एक चक्कर, क्या एक चक्कर में बिना किसी, मैं आपको डेफिनेशन लिखाने के बाद समझा दूंगा, बिना किसी एक्सटर्नल मतलब बाह्य कार्य वर्क, ठीक है, बाह्य, यही होता है शायद, बाह्य कार्य के कोल्ड बॉडी मतलब ठंडा, ठंडे पिंड, पिंड ही आप कह सकते हो, ठंडे पिंड से गर्म पिंड में हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर करे, मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान करे। अब मैं समझाता हूँ क्या 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 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट याद करके रखना, राइटिंग आपको समझ आ जाएगी, मैं इतनी बुरी राइटिंग नहीं लिखता, मुझे जल्दी होता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। इस कथन के अनुसार ऐसा किसी भी डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है। देखो जिसको अपनों ने कार्य नहीं दिया, परंतु फिर भी वो ठंडे ठंडी जगह से गर्म जगह पे हीट का ट्रांसफर करते हैं, ऐसा कोई भी डिवाइस या कोई भी मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है। डायग्राम के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ये मानो हाई है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे है, मैं इसको हाई लेके चल रहा हूँ अब से क्योंकि दोनों चीजें समझानी जरूरी थी, वहां पे सोर्स और सिंक के थ्रू आप आसानी से समझ जाते, यहाँ पे हाई और लो के थ्रू आप समझ जाओगे। ये मैंने रेफ्रिजरेटर ले लिया है। रेफ्रिजरेटर का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेटर ठंडी जगह को और ठंडा करता है, याद रखना।
आगे अपने हीट पंप भी पढ़ेंगे। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप गर्म जगह को और गर्म करता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडी जगह से गर्मी निकाल के उसको और ठंडा करता है। मतलब इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझा दिया। उच्च व निम्न, क्या उच्च व निम्न, क्या टेम्परेचर, ठीक है, लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे लाइट गई, चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आपको सही दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट क्या कहती है, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। हाँ, तो स्टेटमेंट क्या कहती है, ऐसा कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जिसको अपने कार्य न दे, मतलब वर्क अपने जीरो रखे, और जो निम्न मतलब कोल्ड, ये जगह कोल्ड होगी और ये जगह हॉट होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है और हाई पे उच्च पे टेम्परेचर ज्यादा है। जो क्यू एल मतलब निम्न से उठाकर, और क्यू एच मतलब निम्न से उष्मा का, मतलब निम्न से उष्मा को उठा के और हाई पे भेज दे, उच्च पे भेज दे, ऐसी मशीन का बनना इम्पॉसिबल है बिना किसी बाह्य कार्य के। यदि इसको अपने कार्य प्रदान कर दे, यदि इसको मैं कार्य प्रदान कर दूं, तब ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, जो अपना अंदर रेफ्रिजरेटर का वो होगा, मतलब अंदर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, वहां से ये क्या करेगा, वो ठंडा होगा, ठंडी जगह से उष्मा और खींचेगा, उसको और ज्यादा ठंडा करेगा और उसको बाह्य मतलब बाह्य या उच्च तापमान में उसको भेज देगा। इतनी बात आप समझ गए। ये कोई सिंक नहीं होते, ये बात याद रखना, ये कोई सिंक वगैरह नहीं होते हैं। अब ये मत सोचना रेफ्रिजरेटर पे ऐसे लोअर और हायर सिंक होते हैं, ऐसा नहीं होता। लोअर सिंक का मतलब मतलब आप ये समझ सकते हो, लोअर सिंक और हाई मतलब हाई सोर्स का मतलब आप ये समझ सकते हो, रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला हिस्सा, फ्रिज जो होता है उसके अंदर वाला हिस्सा वो लोअर टेम्परेचर पे होता है, और उसके आसपास सराउंडिंग जितनी भी है वातावरण है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अंदर की गर्मी ठंडी जगह से और उसको ठंडा करने के लिए उसकी जो गर्मी होती है उसको निकालता है और बाहर एटमोस्फेयर में फेंक देता है। इसको अपने कहते हैं सोर्स और सिंक। इतनी बात समझ गए, इससे बनाना इम्पॉसिबल है। मतलब इस मशीन को रेफ्रिजरेटर तो अपने यूज करते हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल है, मैंने लिख देता हूं, आपको पीडीएफ के रूप में सही मिल जाएगा। अब उसी स्टेटमेंट में मैं आगे चलता हूं, ठीक है, उसी स्टेटमेंट में मैं आगे चलता हूं, उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखो ये क्या था, एक हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे, और एक अपनों ने आर रेफ्रिजरेटर ले लिया और इसको क्या कर दिया, लो टेम्परेचर पे कर दिया, और कुछ अपनों ने डब्ल्यू अपने मानते हैं कार्य अपनों ने प्रदान कर दिया। ये क्या करेगा, यहां से क्यू एल उठाएगा और रेफ्रिजरेटर में जाएगा और रेफ्रिजरेटर उसको बाहर फेंक देगा, मतलब हाई हाई सोर्स में हाई टेम्परेचर में फेंक देगा, क्यू एच होगा। इतनी बात आप समझ गए होगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको, बड़े ही प्यार से समझा दिया। अब सीओपी क्या होता है, देखो जहां अपने उस कार्य प्राप्त करते हैं वहां अपने एफिशिएंसी लेते हैं, और जहां अपने कार्य प्रदान करते हैं वहां अपने सीओपी का यूज करते हैं। इतनी बात आप समझ जाओगे, इस बात में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो सीओपी क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट, सेम चीज है, ठीक है। सीओपी क्या है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब अपने बात करते हैं सीओपी के बारे में, सीओपी क्या होगा। अपने को आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, अपने उसकी बात करें, अपने को आउटपुट के रूप में ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है अपने को आउटपुट के रूप में, नहीं 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 नहीं, नहीं आउटपुट के रूप में ये नहीं मिलेगा, थोड़ा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये अपने को उसमें मिलेगा, हाँ हीट पंप में मिलेगा, सॉरी सॉरी मेरी थोड़ी सी गलती है, ठीक है। अपने को आउटपुट के रूप में ये मिल रहा है, क्योंकि अपने आउटपुट क्या निकाल रहे हैं, उस ठंडी जगह से इस क्यूएल को तो निकाल रहे हैं, ठीक है, ये बात तो आप समझ जाओगे। तो अपने को आउटपुट के रूप में क्यूएल मिलेगा, इतनी बात आप समझ गए हो। इनपुट अपने क्या दे रहे हैं, इनपुट अपने डब्ल्यू दे रहे हैं, कार्य दे रहे हैं, वर्क डन या कार्य अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी बात आप समझ जाओगे, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। रिपीट कर देता हूं, आउटपुट अपने पास क्या निकलेगा, आउटपुट अपने ठंडी जगह को ठंडा करना है, तो इसलिए वहां की ऊष्मा निकाल लेंगे, मतलब लोअर जो लोअर टेम्परेचर है वहां की ऊष्मा क्यूएल निकाल लेंगे, इसलिए वो अपने लिए आउटपुट हो जाएगा। हीट पंप में ये होगा, वो आगे चल के बात करेंगे। और डब्ल्यू अपने इनपुट अपने क्या दे रहे हैं, इनपुट अपने क्या दे रहे हैं, कार्य के रूप में इनपुट दे रहे हैं, इतनी बात आप समझ जाओगे। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं
क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या क्या लिखना चाहते हो, चलो देखते हैं क्या लिख सकता हूँ। QL मैंने दिया और वर्क डन। हाँ, क्या मैं लिख सकता हूँ QH इज इक्वल टू W प्लस QL, वही सेम चीज। ठीक है, मैंने W और QL दोनों को ऊपर, मतलब QH अपने पास निकल के आया तो वो किसके बराबर होगा, दिया कार्य है और QL के बराबर होगा। ठीक है, इस बात के लिए आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, तो W बराबर क्या होगा, QH माइनस QL, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। QH क्या होगा, जो QL प्लस कार्य है से मिलके अपने पास क्या निकला, QH, मतलब हायर उच्च ऊष्मा निकली। QH का मतलब है ऊष्मा, Q का मतलब ऊष्मा से लेके चल रहे हैं, हीट से लेके चल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। इसी चीज को मैं यही पुट ऑन कर देता हूँ, COP इज इक्वल टू क्या, QL अपॉन में QH माइनस में QL। याद रख लेना दादा, इससे ज्यादा कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। कई जगह पे आपको COP क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, TL TH माइनस में TL, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, रट लेना। और इससे ज्यादा समझने समझाने वाली कोई भी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान में रखना, आप समझने समझाने के चक्कर में नहीं घुसना अपनों ने, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसको रटने पे ध्यान दे देना। रट लेना या समझ भी लेना, एक बार करके देख लेना, आपको सारा चीजें मैं करके दिखा रहा हूँ, वो चीज आप देख लेना। ये क्या है, रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, क्या फ्रिज है, हिंदी इंग्लिश में मुझे नहीं पता, हिंदी में प्रॉपर फ्रिज को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। एक सेकंड में पानी भर लूं। प्यास बहुत लगती है यार, मैंने दोपहर में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ, उसके अलावा मेरे पास समय नहीं होता, इसलिए दोपहर में बहुत बहुत ज्यादा प्यास लगती है। हाँ, दो बातें बताई हैं, होप सो समझ आ गई होगी, कंफ्यूज नहीं होगे। आगे मैं बात करता हूँ हीट पंप के बारे में। हीट पंप बेसिकली, हीट पंप को वैसे कहा क्या जाता है, तो रिवर्सिबल ऑफ इंजन कहा जाता है, इंजन का उल्टा कहा जाता है, पर उस चीज को आप छोड़ो, आप कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको। देखिए, हीट पंप सेम, मैं एक चीज बनाता हूँ, रुको। हीट पंप मतलब पंप को पंप भी कहते हैं, मतलब जो गर्मी अपने को प्रोवाइड करता है, उस चीज को अपने हीट पंप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर उच्च होता है, यहाँ पे मैंने HP हीट पंप लगा दिया और यहाँ पे मैंने नीचे सिंक लगा दिया। सेम सीन है, सेम सीन, कैसा सीन तो सीन कैसा सीन है, रेफ्रिजरेटर वाला। परंतु इसमें इनपुट और आउटपुट में थोड़े, मतलब इनपुट में तो अपने पास चेंजेस हो जाएंगे, आउटपुट में यार मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ अपने, इसको इनपुट, हाँ इनपुट और आउटपुट में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। COP क्या होता है, थोड़ा सा यार मैं, दिमाग थोड़ा सा हैंग हो जाता है, और कोई बात नहीं है, देखो मेरे को गालियां मत निकालना है, वैसे आप बहुत निकालते हो। आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, COP यही होता है, यही अपने पढ़ के थे, सेम रेफ्रिजरेटर वाला काम है। रेफ्रिजरेटर में भी सेम प्रोसेस था। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडी जगह को और ठंडा करता है, पर हीट पंप क्या करता है, गर्म जगह को और ज्यादा गर्म करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए हीट पंप में जो मतलब अपने पास, क्या लिख रहा हूँ, QH आएगा। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो इसलिए हीट पंप में जो अपने पास, हाँ आ जा दादा, हाँ, तो हीट पंप में जो अपने पास आउटपुट निकल के आएगा वो चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ लगभग सेम रहेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। COP, अब अपने पास जो आउटपुट अपने को चाहिए वो ये चाहिए। ठीक है, अपने को मानो सोर्स क्या है, कोई कमरा है, उसको और ज्यादा गर्म करना है, एक कमरे को अपने को गर्म करना है, तो बाहर से, मतलब ये सिंक है, सिंक की गर्मी उठाएगा ये। ठीक है, सिंक की गर्मी उठाने के बाद उस कमरे में फेंकेगा, ताकि वो और भी ज्यादा गर्म हो, सर्दियों में अपने कह सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स में वो गर्मी प्रदान करेगा, तो आउटपुट अपने को क्या मिलेगा, QH मिलेगा। और इनपुट अपने क्या देंगे, इनपुट इनपुट अपने WD कार्य को प्रदान करेंगे, इनपुट क्या देंगे, अपने कार्य को देंगे।
इतनी बात आप समझ गए होगे, इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। मैं ज्यादा बात नहीं घुमा रहा हूं आपके सामने। अब मैं इस चीज से दो तीन चार चीजें मतलब और बनती है, मैं उस चीज पे देखता हूँ। देखो क्यू एच क्या है, क्यू एच को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू प्लस क्यू एल। आप कहोगे सर आप लिख सकते हो, आपने जो कह दिया वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं W बराबर क्यू एच माइनस क्यू एल लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर आप ये भी लिख सकते हो, आपने लिख दिया, हमने मान लिया, बात खत्म है। ठीक है, इतनी बात है, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं ज्यादा जोर से बोलना आजकल बंद कर दिया। वो आस पास मम्मी भी कहते हो पता नहीं क्या इतनी इतनी जोर से बोलता रहता है, आराम से पढ़ रहा हूँ। अगर आपको आवाज कम लगती है मुझे बता देना, मैं ओबीएस में जाके थोड़े से परसेंटेज और बढ़ा दूंगा वॉल्यूम के, ताकि मैं कम भी बोलूंगा तो आपको ज्यादा आवाज सुनाई देगी, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक चीज तो मैं ये कर सकता हूँ, एक चीज मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू एच बटा में क्यू एच माइनस क्यू एच। एक तो सीओपी ये याद रख लेना, ठीक है, सीओपी थोड़ा सा एरिया कम हो जाता है क्योंकि मैं लैपटॉप की स्क्रीन में पढ़ाता हूँ, आप लोग जो देखते हो वो आप लोग देखते हो मोबाइल की, तो मुझे ये होता है कि मैं मतलब आपको थोड़ा सा बड़ा लिख के पढ़ाऊँ। एक तो ये चीज याद रखोगे, ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। सेकंड, सीओपी आप क्या लिख सकता हूं मैं, डब्ल्यू प्लस क्यू एल बटा में डब्ल्यू लिख सकता हूँ, और इसी चीज से मेरी सीओपी एक निकल के आ जाएगी। डब्ल्यू में कॉमन ले लूंगा, कट जाएगा, तो वन प्लस क्यू एल बटा में डब्ल्यू, ये भी याद रख लेना और ये भी याद रख लेना, दोनों तीनों चीजों से आपसे पूछा जा सकता है, भूलना मत, भूल गए तो रगड़े जाओगे, ठीक है। हीट पंप भी यहाँ अपना कंप्लीटेड हो गया, हीट पंप के बारे में भी अपनों ने पढ़ लिया, लगभग अपना सेकंड लॉ कंप्लीट हो गया। अभी अपने आखिरी में देखेंगे, अपने सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, एक इक्वेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं बताता हूँ आपको, जो बहुत बार एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछी जाती है एज इट इज, मैं वो बता रहा हूँ। देखो सीओपी क्या, सीओपी किसकी, एचपी की। एचपी मतलब हैंड पंप नहीं, हीट, हैंड पंप नहीं, हीट पंप, ठीक है। हीट पंप की सीओपी क्या होती है, वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये बात याद रख लेना, यदि ये बात भूल गए तो आपका बेड़ा गर्क है, गर्क, ठीक है। सीओपी ऑफ हैंड पंप इज इक्वल टू वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप कहोगे सर सीओपी मतलब आप इसको या तो प्रूव करके बताओ, आप तो हमें सीधा बता रहे हो, मैं प्रूव करके बता देता हूँ, क्योंकि आपका ये छोटा था, मेरे को लगा चलो आपको थोड़ा समझाने के लिए, वीडियो नहीं तो छोटी बनेगी, आप फिर कहोगे 1 घंटे की, नहीं बनेगा। यहाँ मैं बात करूं तो रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है, ये होती है क्यू एल अपॉन में क्यू एच, सॉरी, हीट पंप की देखते हैं अपने, हीट पंप की क्या होती है, सबसे पहले वो देखता हूँ, क्यू एच इज इक्वल टू क्यू एच माइनस में क्यू एच, ये होती है हीट पंप की। वन प्लस इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एल था ना, हाँ ऊपर एल है, क्यू एल बटा में क्यू एच माइनस क्यू एल। क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ? अब मुझे क्या करना है, इसको मतलब ये और इसको बराबर सिद्ध करना है, मतलब आपको इक्वेशन बराबर करके दिखानी है, ताकि आप मुझे मान लो कि आप जो पढ़ा रहे हो सही पढ़ा रहे हो। मैं क्या करता हूँ, क्यू एच माइनस क्यू एल को एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे ले रहा हूँ साइड में, हाँ जगह ना कम रह जाए, मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। इस चीज को आप नोट डाउन करना ना करना आपकी मर्जी है, सिर्फ मुद्दे वाली बात वो ऊपर वाली है अपने पास, और कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू एच माइनस क्यू एल को एलसीएम ले रहा हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू एच माइनस क्यू एल प्लस क्यू एल अपॉन में क्यू एच माइनस में क्यू एल। ये दोनों कट गए और बचा क्या दादा अपने पास, यही बचा, क्या बचा अपने पास, अपने पास बच जाएगा क्यू एच बटा में क्यू एच माइनस में क्यू एच, और ये इसके बराबर है, ठीक है, इक्वल है दोनों, इसलिए अपने सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर करते हैं। आपको ये चीज करके भी दिखा दिया, और इसका क्या पूछ सकता है वो भी देख लेना। क्या सीओपी ऑफ, कई बार रेफ्रिजरेटर की पूछ लेता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप, सॉरी
अरे यार छोटा कर दिया क्या मैंने? क्या हो गया? हाँ छोटा कर दिया, कोई बात नहीं। खुल जा। एक तो ये इतना स्लो चलने लग जाता है, कई बार सही चलता है। हाँ, तो COP ऑफ हीट पंप -1 आ जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रख लेना, कई बार आपको सीधा एग्जामिनर पूछ लेता है। परंतु अगर आपको ये याद है पहले वाला, तो आप सब कुछ आपको याद होगा। यहीं पर अपने अपना सेकंड लॉ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करूंगा थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ के बारे में मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, उसकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। डेफिनेशन के बाद में अपने यहीं आके उसको लिख लेंगे, और थोड़े एक दो बातें मैं वो समझा भी दूंगा। थर्ड लॉ आपके यहीं कहीं होगा। अरे यार स्लो चल रहा है, ये रहा। हाँ, तो थर्ड लॉ क्या कहता है, आसानी से समझना। द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट, व्हेन ए सिस्टम इज एट जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ लेना, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्या कहता है, जब कोई सिस्टम, कोई निकाय एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर होता है, तो एंट्रोपी, उस निकाय की एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। इतनी बात आप समझ गए होगे। अब मैं बात करता हूँ आगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मल, जब कोई सिस्टम या फिर निकाय काय एब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को थोड़ा सा आप हिंदी में सर्च कर लेना। मैं आपको हो सका तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जब कोई सिस्टम या निकाय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर होता है, तो उस सिस्टम या निकाय, ठीक है, निकाय की एंट्रोपी जीरो होगी। जीरो होगी, जीरो मतलब शून्य होगी। इस बात को आप समझ गए होंगे। ये होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट याद करना। अब मैं बताता हूँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो उसे अपने कहते हैं -273 केल्विन, -273 केल्विन के टेम्परेचर को अपने ये कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। देखो मुझे आता नहीं है, मैं स्पष्ट कहने वाला इंसान हूं। मुझे आता नहीं है, परंतु आप फिर भी, मैं अगली क्लास में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मैं, मेरे को खुद को सीखना पड़ेगा। मैंने रेलवे का एग्जाम था तब मुझे आता था, अब मैं थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं अभी मुझे याद आया। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों को एक दूसरे में चेंज करना सीख लेना। ठीक है, 2013 में भी आपके पेपर में पूछा गया, क्योंकि आपके थर्मल में प्रेशर और टेम्परेचर है, मतलब टॉपिक है, तो वहां से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। चाहे आप अब सीख लेना, चाहे मैं सिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को चेंज करना आपस में सीख लेना। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ कौन कौन से टॉपिक अपने हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक अपने रह गए हैं। यहां से यहां तक क्या टॉपिक अपने नहीं हुए। टॉर्जन अपने कंप्लीट कर दिया। होलोसाफ्ट के लिए स्प्रिंग, हेलिकल और ली। पास्कल लो अभी तक नहीं हुआ। बर्नौली थोड़ा, पास्कल लो तो आप एमसीक्यूज कर लेना, आपका हो जाएगा। पास्कल के नियम में कुछ भी नहीं है, 5-10 मशीनें हैं, वो याद रखनी है। फ्लूइड पंप, और ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट हो गया। गैस लो, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेसेस हो चुके हैं। अब अपने बात क्या करेंगे, अपने बात करेंगे पावर, गैस पावर से ऑटो साइकिल, रिवर्स ऑटो साइकिल, जूल साइकिल कहते हैं जो गैस पावर साइकिल है उसको। ठीक है, उसके बारे में। और कार्नोट, रिवर्स कार्नोट, गैस पावर ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल के बारे में अपने बात कर लेंगे। ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है,
2 दिन के अंदर अंदर आपको खत्म कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है क्योंकि 4-5 साइकिल है, उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एयर कंप्रेसर, सिंगल और मल्टी स्टेज के बारे में, सुपर चार्जर बाय टाइप डिस्क्रिप्शन और वर्किंग उसकी देख लेंगे। एयर कंडीशनिंग है रिलेटेड साइकिल, इसकी साइकिल आपको थोड़ा सा समझाना हो जाएगा। इसको मैं मतलब ये जो 5 या 6 दिन के अंदर अंदर ये आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। सुपर चार्जर आपका लगभग नहीं 5-6 नहीं 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा। और ऊपर अपने टोम बच जाएगी, टोम के कुछ पार्ट, बेल्ट चैन एंड गियर ड्राइव, तीनों चीजें। स्पीड रेशो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ रटना है। उन चीजों को रट लिया तो आपका बेड़ा पार है। जो एमसीक्यू जाते हैं वो भी करवा दूंगा, न्यूमेरिकल जो आते हैं वो भी आपको बता दूंगा कैसे आते हैं। फ्रिक्शन क्लच थोड़ा सा परेशान करेगा अपने को, 3-4 प्रकार के क्लचेज होते हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा, इनके पार्ट्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं है, 15-20 मिनट का टॉपिक है। वाइब्रेशन भी कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। शॉक एब्जॉर्बर यार मुझे अभी तक ना अच्छे से मिला नहीं, ठीक है, कि मैं ढूंढूंगा रिसर्च करूंगा। अभी तक एक ही टॉपिक ऐसा है जो शॉक एब्जॉर्बर मुझे मिला नहीं है, मैं उस चीज पे रिसर्च करूंगा। उसके बाद में आईसी इंजन वगैरह स्टार्ट कर देंगे। आईसी इंजन में आईस देखो, ये जो यहां तक आपका 60% नंबर का एरिया कवर होगा, 60% नंबर ऑफ मतलब आपके नंबर कवर हो जाएंगे। और उसी में अगर अपने बात करें यहाँ पे इस जगह पे, तो आपके 5 से 8 क्वेश्चन ही आएंगे, याद रख लेना, 5 से 8 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक जो है ना, मतलब आपके जो ये है ये 70% आपको कवर करवा देंगे। अगर यदि आप डेली पढ़ रहे हो, जो मैंने बताया था उसी से पढ़ो। मोटर व्हीकल एक्ट रूल डेली पढ़ो यदि आपको पास होना है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, मैं एक ही देखो मैं करवा दूंगा, मुझे करवाने में दिक्कत नहीं है, परंतु अभी आपका समय व्यर्थ हो रहा है। मैं सीधी बात कहता हूँ, अभी आपका समय व्यर्थ हो रहा है। मेरे ध्यान में एक मन्नू एकेडमी नाम से है, ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी के बारे में कोई कहने में। मैंने खुद ने मोटर व्हीकल एक्ट रूल इनसे पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप सभी, आई होप, मुझे पता है लगभग अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हो आप इनसे पक्का जुड़े हुए होगे, आप पक्का 101% इनसे जुड़े होगे। अच्छा पढ़ाते हैं ये, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह आप इनसे पढ़ लो, आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। होप आपको थोड़ी मोटी बातें समझ आ रही होगी। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये जितने भी चैप्टर हैं, ये तीनों के तीनों चैप्टर हैं, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के, बेसिकली प्रॉपर ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं। आईसी इंजन वगैरह ये सब अपने पास लिखा हुआ होता है मैकेनिकल वालों के पास, ये तीनों के तीनों मतलब इनके आते हैं। आते तो ये भी है नीचे वाले, पर इतने अच्छे तरीके से अपने लोगों को नहीं आते हैं, मतलब मैं मैकेनिकल से इसलिए कह रहा हूँ। अब चक्कर क्या है, ये जितना भी सेगमेंट है इसमें चेंजेज होते रहते हैं, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, साल दर साल, जैसे BS 1 2 3 4। अब इसमें तो 4th तक ही है, पर अभी अपने को 6th भी करना पड़ेगा, सॉरी, BS 6 और 7 दोनों अपने को करने पड़ेंगे। BS 5 स्किप कर दिया गया था, ठीक है, स्किप कर दिया था। BS 4 BS 6 BS 7 मतलब पूरे के पूरा अपने को पढ़ना पड़ेगा। वो अपने मतलब चेंजेस हैं तो उसको ध्यान में रखेंगे। याद रखना ऊपर वाले तीनों के तीनों टॉपिक 60% आपका कवर कर रहे हैं। ये मैं तो 60 से भी ज्यादा मानता हूँ, पर मैं ज्यादा हवा में बात नहीं करता, 60% लेके चलो, ठीक है। जैसे एसएससी जेई में पहले क्या होता था, जब मैंने एग्जाम दिया था 2016 में, तो वहां पे एफएम सोम कर लोगे ना, तो आप लगभग लगभग 40% आपका 40 to 50% कवर कर लेते हो एरिया। उसी प्रकार से अगर ये तीनों चैप्टर कर लेते हो, मेरा मानना तो ये है कि आप 70% करते हो, पर नहीं मानना मेरी बात, आप 60% इन तीनों में से कवर करते हो। आपको मैंने कितने प्रश्न करवाए थे, कितने प्रश्न थे, वो 14 प्रश्न तो आपको उसमें से देखने के लिए मिल गए थे। क्या दिक्कत है, इतने इतने अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है। आईसी इंजन आपका बहुत बड़ा मतलब सेक्टर कवर करता है। आईसी इंजन अपने को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यदि आईसी इंजन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे अपने सब सब मतलब ऐसे उलट फेर हो जाएगा। एक एक बात करनी पड़ेगी पहले और अभी प्रेजेंट प्रेजेंट दोनों की।
चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं अपने। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है। एप्लीकेशन देखो मेरे पास बन के आ गई है। बहुत जल्दी एप्लीकेशन में जो भी इम्प्लीमेंट करने हैं, मुझे पीडीएफ वगैरह डालनी है, टेस्ट फ्री में जो भी डालना है मैं डाल दिया करूँगा। मुझे खुद को पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में मैं करूँगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यदि कोई यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता है वो मुझे कह सकता है। अगर उसको लगता है कि वो कोई नॉन टेक का टॉपिक अच्छे से पढ़ा सकता है, आपके लिए ओपन है ये प्लेटफॉर्म। मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, आप पढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पे सभी के सभी ज्वाइन कर लेना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।